वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज हम फिर से जुड़ गए हैं अपने 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज जनरल अवेयरनेस की। आज हमारा डे 2 है। कल हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, तो रोज़ ऐसे ही हमारे ये 20 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। वैसे ही आप लोग बरकरार रहें, जुड़े रहें और अपने कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर कोई भी आपका सजेशन हो। जैसे पिछली क्लास में कहा था कि ऑप्शंस भी हिंदी में होने चाहिए, तो इस क्लास में सारे ऑप्शंस इंग्लिश हिंदी दोनों में ही हैं। तो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी 1-1.5 महीने तक। पूरे लगातार रोज क्वेश्चन मिलते आपको, वीडियो मिलती रहेंगी और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जूनियर क्लर्क 13/20 जो कि नवंबर में है, फी करेक्टर 99/20 जो कि नवंबर में है, पीआरटी का, लाइब्रेरियन का और बाकी के जितने भी हमारे DSSB के एग्जाम हैं जो कि अक्टूबर और नवंबर में होने हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में। तो यहाँ पे लगभग सारे ही जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है हमसे मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो उसके लिए आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 इसमें बताया गया है कि भाई किस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जो कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे हाउसेस का। दोनों ही हमारे हाउस होते हैं हमारे, और पूरे अलग अलग जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होते हैं उसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है STV और PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो सारी बातें किसमें बताई गई हमारी आर्टिकल नंबर 55 में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो बाकी के आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे बोले गए हैं। आर्टिकल नंबर 63 क्या है? इस आर्टिकल 63 में बताया गया है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में उप राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे इस देश में। तो ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में वाइस प्रेसिडेंट होने की यहाँ पे बात कही गई है। अब आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया, ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और इस अनुच्छेद में इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट विल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस। प्रेसिडेंट विल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस। किसी भी हाउस, कोई भी सदन का हिस्सा नहीं होंगे राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होंगे, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, किसी भी सदन के हिस्से नहीं होते राष्ट्रपति। अब 49 आर्टिकल नंबर 49 इसमें कहा गया है। आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया, तो ये तो थे हमारे आर्टिकल नंबर 63, 55 और 59, ये थे हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए। आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया, जो स्टेट शेल प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट। जो स्टेट है उसमें अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई भवन है, कोई जगह है या फिर कोई वस्तु है, उसको संजो के रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 49 में, अनुच्छेद 49 में लिखा गया है। और आर्टिकल नंबर 59 में प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होंगे। बेसिकली इस पूरे 59 आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, कि वो किसी हाउस का पार्ट नहीं होंगे, वो ना ही पोजीशन ऑफ प्रॉफिट अपनी ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो और ऐसे ही आर्टिकल 55 में तो मैनर ऑफ इलेक्शन बता दिया गया और 63 में वाइस प्रेसिडेंट इस देश में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्यों दिखा रहा है क्वेश्चन? क्योंकि पिछली क्लास में आपको 20 क्वेश्चन हो गए थे, तो ऐसे ही तो 1500 क्वेश्चन तक पहुंचने हैं, तो आपको दिखने भी चाहिए कि रोज हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन, माउंट किलिमंजारो किस जगह पे स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो एक वॉल्केनो है। ये क्या है? वॉल्केनो है। और ये कहां पे? तंजानिया में। ये कहां पे स्थित है? तंजानिया में। इससे जुड़ी हुई कुछ एक छोटी मोटी बात क्या है? ये है अपने ही तरीके का हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका में। हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका में अपने तरीके का क्यों है वो भी अगले उसमें बताऊंगा। ये हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका और इसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, हुआ नहीं अपने ही किस्म का। अपने ही किस्म का कैसे हुआ? सिंगल फ्री स्टैंडिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कोई पहाड़ होता है तो उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। एक बहुत बड़ा पहाड़ है तो छोटे मोटे पहाड़ उसके साथ होंगे, एक पूरी रेंज होती है। तो तंजानिया में जो माउंट किलिमंजारो जो है ये अपने ही किस्म का एक माउंट है, वोल्केनो माउंटेन है। तो इसमें क्या है, ये अकेला खड़ा हुआ है बस वहीं पे, उसके आसपास और कोई पहाड़ नहीं है। तो इसीलिए हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ऑफ वर्ल्ड भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं। चैपचार कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चपचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सारे ही हमारे ऑप्शन जो हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पूछ लिए गए हैं और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो ये जो हमारा मनाया जाता है चपचार कूट, ये मनाया जाता है मिजोरम में। ये कहाँ बनाया जाता है? मिजोरम में बनाया जाता है। मिजोरम में कुट नाम से जो फेस्टिवल है वो 3 तरीके के फेस्टिवल होते हैं, उससे आपको याद रखा जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। एक तो आपका होता है जो फेमस फेस्टिवल होते हैं स्टेट्स के, उसमें मिजोरम में एक है आपका चपचार कूट, दूसरा है आपका पॉल कुट और तीसरा है आपका मेमकुट। ठीक है, तो ये तीनों ही जो फेस्टिवल है ये मिजोरम के हैं। अब यहाँ पे मणिपुर का फेमस फेस्टिवल के नाम के भी बात कर लेते हैं। मणिपुर का है योसांग। नागालैंड का बहुत फेमस है, सबको पता है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए, हॉर्नबिल। और असम का भी उसी तरीके से बहुत फेमस एक फेस्टिवल है, नहीं पता तो पता होना चाहिए, बिहू। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल असम, हॉर्नबिल नागालैंड, योसांग मणिपुर, चपचार कूट, पॉलकुट, मेमकुट मिजोरम। तो ये फेमस फेस्टिवल है यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अर्जुन कल्याण हैज बिकम 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। ग्रैंड मास्टर कौन से गेम में बनते हैं? ये बनते हैं चेस में। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनके बाद 70 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में, ये पूछा गया था 68th पे, और 68th कौन बना था? अर्जुन कल्याण। 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना था? अर्जुन कल्याण बने थे। और ये कौन सी जगह से है? तमिलनाडु से है। ये कहाँ से है? तमिलनाडु से। अब बात कर लेते हैं 69th कौन बना था। और ये जब अर्जुन कल्याण बने थे, ये बने थे अप्रैल 2021 में। उसके बाद 69th जो बने वो बने हर्षित राजा, और ये बने अगस्त 2021 में। 70वें जो ग्रैंड मास्टर बने वो बने आर राजा ऋत्विक। ठीक है, आर राजा ऋत्विक ये बने सितंबर 2021 में 70वें ग्रैंड मास्टर। तो लेटेस्ट अपडेट यहीं तक है, सितंबर 2021 में 70वें ग्रैंड मास्टर बने आर राजा ऋत्विक, 69th बने हर्षित राजा, 68th बने थे अर्जुन कल्याण। आपको इससे पीछे नहीं जाना है, 69, 60 और 70th ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये तमिलनाडु से थे, कौन सी स्टेट से थे, तो ऐसे ही हर्षित राजा ये हैं महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और आर राजा ऋत्विक बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। तो ये सारी जो डिटेल्स है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल स्टेट इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी और राज्य का जोड़ सही है?
अब यहाँ पे दो मिट्टियां दी गई हैं, लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये क्या केरला में पाई जाती है या मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। अब लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो ये पाई जाती है हमारे जो सदर स्टेट की जो सारी स्टेट है उनके कोस्टल एरिया में ज्यादातर ये पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमारी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और हिली एरियाज जो है ना, पहाड़ी एरिया जो है कहाँ के? उड़ीसा के और साथ साथ असम के, यहां पे ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो क्या लेटराइट मिट्टी केरला में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। और ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? अब यहाँ पे एक चीज और इसमें साथ साथ देख लेते हैं कि क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी उगाई जा सकती है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो ज्यादातर उगाई जाने वाली जो फसल है, क्रॉप है, वो क्या है? यहाँ पे टी की खेती होती है, चाय की खेती, कॉफी उगाई जाती है यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे रबड़ के लिए भी ये अच्छी मिट्टी मानी जाती है, और कोकोनट, तो आप लोगों को पता ही है सदर्न स्टेट में कोकोनट होता ही है, यानी कि नारियल होता है। अब अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल का सबसे बड़ा मेजर जगह कहाँ है? गुजरात का इंटीरियर एरिया और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत पाई जाती है काली मिट्टी। तो ये है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी मिलती है और मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, यहां पे मध्य प्रदेश ऑप्शन आया, हमने भी देखा कि मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। और काली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है कपास की खेती यानी कि कॉटन के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट है। दोनों का जो पेयरिंग है, मैचिंग है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पिछली क्लास में भी देखा था, इस क्लास में भी देख रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ही बाकी के सब्जेक्ट्स में भी यही हाल है। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन की, वाष्पीकरण की। आपने स्कूल में अपने 8वीं में 9वीं क्लास में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है यानी कि वाष्पीकरण की जो रफ्तार है वो किस पे डिपेंड करती है? 3-4 चीजों पे डिपेंड करती है। एक करती है सरफेस एरिया पे कि कितना उसका एरिया है, दूसरी वो करती है हमारी टेम्परेचर पे, तापमान पे, तीसरी वो डिपेंड करती है हमारी विंड स्पीड पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पे, हुमस पे। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन आसानी से होगा, जल्दी से वाष्पीकरण होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ साथ क्या हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। गर्मियों में पसीना बहुत जल्दी सूख जाता है, तो विंड स्पीड, हवा तेज चल रही होगी, उसके साथ साथ हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है कि हवा में ऑलरेडी पानी है यानी कि ह्यूमस है। तो अगर हवा में ऑलरेडी पानी के कण हैं तो और ज़्यादा इवेपोरेशन होने में उसमें देरी लगेगी। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन की रफ्तार कम होगी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, इतना समझने के बाद। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, गलत बात है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो वाष्पीकरण दर बढ़ेगी। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, बिल्कुल देखा हमने। सरफेस एरिया यानी कि सतह, जितनी ज्यादा सतह मिलेगी इवेपोरेशन के लिए उतना उसको फायदा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली सेकंड यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग का आ गया, हिस्टोरिकल से आ गया, वंश और संबंधित स्थान यानी कि डायनेस्टी और रिलेटेड प्लेस का। अब यहाँ पे पल्लव और चोलास के बारे में बात करी गई है, कांचीपुरम और उरियार के बारे में। पल्लवों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कांचीपुरम थी, ठीक है। और चोलास, जो अर्ली चोलास, शुरुआत में जो महाराजा लोग थे चोलास के, चोल वंश के जो महाराजा थे, उनकी जो कैपिटल थी अर्ली चोलास की, वो थी उरैयूर, ठीक है। वो क्या थी? उरैयूर थी। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पल्लव जो वंश था वो कब से कब तक था?
275 275 CE टू 897 CE। और जस्ट पल्लवों के बाद जो कांचीपुरम जगह थी, कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, और पल्लव वहाँ के जो राजा लोग थे, उनकी जो वंश खत्म हुआ, जो उनका लड़ाई हुई, वो किससे हुई थी आखिरी? वो चोलास से ही हुई थी। इनके बाद चोल वंश ही आया था पल्लवों के बाद मेजर रूप से साउथ इंडिया में। और चोल वंश दुनिया के इतिहास में अपने टाइम का सबसे लंबा चलने वाला एक वंश था, और वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इंडिया में भी फैला हुआ था और अलग अलग समुद्री मार्ग से फैला हुआ था। ठीक है, तो चोल वंश फैला हुआ था। अब चोल वंश के जो फाउंडर थे, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों करेक्ट हो गए, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो गए यहाँ पे। अब अगर चोल वंश के संस्थापक यानी कि फाउंडर की बात करेंगे तो विजयाला कब फाउंड करा था? 850 CE में। ठीक है, 850 CE में, और 897 तक आते आते चोलास ने पल्लवों को हरा के पूरा वहां पे अपना साम्राज्य बना लिया था। अब ऐसे ही बात करेंगे, अगर पल्लवों के सबसे यहाँ पे शुरुआती राजा फाउंडर की बात करेंगे तो कौन होगा? वो था सिम्हा विष्णु। तो ये सारी चीज जो एक्स्ट्रा डिटेल है ना, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगला एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो उठ के आएगा नहीं, क्या पता आ भी जाए या फिर नहीं भी आएगा, तो इनसे जुड़ी हुई चीजें यही आएंगी। भाई विजयाला कौन था? चोलास का फाउंडर था, या फिर चोलास का कौन था फाउंडर? विजयाला था। सिम्हा विष्णु कौन था? पल्लव था। ठीक है, अब यहाँ पे ये करेक्ट हो गया हमारा बोथ ऑप्शन 1 और 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इन विच ईयर वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल? वायसराय कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन करा? बंगाल का विभाजन भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो भारत के इतिहास में बंगाल के विभाजन के बिना इतिहास पूरा होता ही नहीं है। तो कर्जन ने 1905 में क्या कहा कि भाई फूट डालो और राज करो वाली राजनीति अपनाई, और बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हमारा बना दिया, ये वाली साइड बना दी वेस्ट बंगाल, और ये बना दिया ईस्ट बंगाल। इस साइड थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए, इस साइड थोड़े कम समृद्ध लोग थे, यानी कि गरीब लोग थे, और इस साइड जो मेजॉरिटी थी ये थी व्यापारियों की थी। आज के टाइम पे भी जो पुराने जमींदार और व्यापारी थे वो वेस्ट बंगाल में, उनके आज भी बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं उनकी। ठीक है, तो ये साइड क्या थी? अमीर लोगों की थी, हिंदुओं से मेजॉरिटी एरिया था, ये हिंदुओं का मेजॉरिटी एरिया था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। और इस साइड गरीब लोग थे, समृद्ध लोग नहीं थे, इस साइड अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे। अब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये एरिया था, इसको अलग करके यहाँ पे असम के साथ इसे मिला दिया गया था। असम और ईस्ट बंगाल को एक प्रोविंसेस बना दिया गया था, और ये वाली साइड वेस्ट बंगाल वाली साइड को मिला दिया गया था हमारे बिहार, जो एट प्रेजेंट बिहार है, और उड़ीसा से। ठीक है, बिहार और उड़ीसा से इसको मिला दिया गया था। तो दोनों जो साइड के लोग थे उनकी अपनी अलग अलग समस्या थी। ठीक है, तो ये जो गरीब और मुस्लिम जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, वो जो प्रेजेंट बंगाल था, उस टाइम का बंगाल था, अभी प्रेजेंट नहीं, उस टाइम का जो बंगाल था, तब वो लोग यहाँ से खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही अमीर थे और वो दूसरे धर्म के लोग थे, तो वो ये नहीं चाहते थे इन लोगों के साथ रहना। तो ये लोग अलग होके ये लोग खुश थे, और इस साइड जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे, पैसे वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो लोग ये कह रहे थे कि भाई अब हमें बिहार और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया है, तो अब हम माइनॉरिटी में हो गए हैं। अब हमारा जो हम पहले पूरा बंगाल में हमारा राज था वो चीज़ खत्म हो गई है। तो ये लोग वो खुश नहीं थे। इसके बाद जो ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, कांग्रेस यहाँ से बहुत बड़ी एक कांग्रेस बनी थी। तो ये बना था इसके बाद जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब 1905 के बाद क्या हुआ भाई? 1905 के एक टाइमलाइन जरूर देख लेना। 1911 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ। 1905 में इसका विभाजन हुआ, 1911 में इसको दोबारा जोड़ दिया गया, 1911 में से दोबारा जोड़ दिया गया, री इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। और उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे थे। 1911 में दोनों का विभाजन खत्म करके बंगाल दोबारा से एक बंगाल बना दिया गया था। फिर यहाँ पे क्या था? बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, असम अलग हो गया, और ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल
साथ में मिलके बना दिया गया। अब फिर से यहाँ के जो मुसलमान लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाई क्यों हमें वापस जो हमारी मुश्किलों से जो हमें अपना हक मिलने की एक जो फील आई थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो उस जगह पे ये बहुत नाराज़गी थी। तो फिर उसके बाद 1911 से चलते चलते अब दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि 1947 में फिर से बंगाल का विभाजन कर दिया गया और ईस्ट बंगाल बना दिया गया और उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया और जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो 2 बार विभाजन हुआ है, एक 1905 में हुआ है, एक 1947 में हुआ है। 1911 में उस विभाजन को बर्खास्त कर ख़त्म करके दोबारा उसे बंगाल बना दिया गया था और वो लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम पे। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ थी आगे और स्पीड पकड़ते हैं। अब अपनी क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट पे चलते हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है? कोबाल्ट का है 27। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 27 कोबाल्ट है, 28 हमारा निकल होता है, 29 हमारा कॉपर होता है और 30 हमारा जिंक होता है, यानी कि Zn। ये सिंबल में मैंने लिखे, सिंबल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है फटाफट बता देता हूँ। 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक एटॉमिक नंबर होता है जिसका सिंबल होता है Z और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एक होता है मास नंबर जिसका सिंबल होता है A, उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, उसे कहा जाता है मास नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को बनाया जाता है और 5 जून 2021 को भी इन्वायरमेंट डे बनाया गया था और इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हर साल की एक नई थीम होती है, थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और ये 2021 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट कौन था? होस्ट नेशन कौन था? पाकिस्तान था। थोड़ी सी आयरनी है यहाँ पे कि दुनिया की इन्वायरमेंट को बिगाड़ने वाला देश ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट था और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन मनाता है इसे? तो ये बनाता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये इसका पूरा नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली जस्ट आफ्टर सईद डायनेस्टी? सईद वंश के ठीक बाद दिल्ली पे किस राजवंश का शासन हुआ था? अब यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उसके 5 मुख्य वंश थे, उनके बारे में फटाफट कर देता हूँ, पूरी क्रोनोलॉजी समझा देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले था हमारा मामलुक डायनेस्टी जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद जो आए थे खलजी वंश आया था। उसके बाद जो तीसरा आया था तुगलक आया था, जिसने तुगलकाबाद वगैरह जो एरिया है। उसके बाद सईद आए थे, सईद वंश, और फिर लास्ट में आया था लोधी। ठीक है, लोधी वंश आया था। तो ये जो 5 वंश थे, 5 राजवंश थे, ये थे दिल्ली सल्तनत के हमारे 5 राजवंश। तो मामलुक डायनेस्टी जो थी वो 1206 से लेकर 1290 तक, खलजी 1290 से 1320 तक, उसके बाद जो तुगलक था 1320 से 1414 तक, और सईद था 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी वंश था 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सईद वंश के बाद ठीक बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो वो कौन था? लोधी वंश था। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोधी राजवंश ने सईद राजवंश के बाद दिल्ली पर राज करा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कौन है? ये कहाँ पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आप लोगों को पिछली क्लास में भी देखा होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। बहुत सारे साथियों ने पिछली क्लास में भी जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर कमेंट करा था, तो इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अब आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। किस किस ने करा था? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने,
साउथ अफ्रीका ने। इन तीनों बोर्ड ने मिलकर 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना करी थी और एट प्रेजेंट चेयरमैन वहां के आईसीसी के कौन है? ग्रेग बार्कलेज। ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले एट प्रेजेंट चेयरमैन है आईसीसी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करके बताना है केप टाउन, दुबई, मेलबर्न या फिर लंदन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण इन 2021? 2021 में पद्मा अवार्ड्स के बारे में अगर आपसे बात करूं तो कितने लोगों को मिले, तो 3 तरीके के आपको अवार्ड्स पता होता है, हायरार्की भी आपको पता होता है। सबसे ऊपर आता है अपना पद्मा विभूषण, उसके नीचे सेकंड नंबर पे जो पद्मा अवार्ड्स है पद्मा भूषण, और यहां पे होता है फिर पद्मश्री। तो इस साल 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 7 लोग थे, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले 10 लोग थे, पद्मश्री प्राप्त करने वाले 102 लोग थे। अब यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, श्री शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। श्री नरेंद्र सिंह कपनई, इनको भी यहाँ पे भी इनको भी यानी कि ये भी उन 7 में थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला था। फिर यहाँ पे है हमारे पास श्री बीबी लाल, इनको भी पद्म विभूषण मिला था। तो इन तीनों को तो मिला था। अब यहाँ पे जो श्री नृपेंद्र मिश्रा जो आईएएस हैं सिविल सर्विसेज के लिए, ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, विभूषण से नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पूरी लिस्ट, 7 लोगों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे है। 2021 में पद्म विभूषण किस किस को मिला था? श्री शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स जापान, एसपी बालासुब्रमण्यम आर्ट्स तमिलनाडु, ये उनकी जगह है। तो ये 7 नाम आप कम से कम ये 7 नाम और उसके साथ साथ पद्म भूषण के 10 नाम आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज। इसको बेसिकली हमने पिछली क्लास में भी कहा था, इकोनॉमी में 3-4 चीजें ही ज्यादा पूछी जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, या फिर हमारा आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा था कि एमएसएफ और रेपो रेट में क्या फर्क था। रेपो रेट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है और एमएसएफ जो होता है वो भी लोन होता है पर वो ओवरनाइट के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एमएसएफ नहीं है, क्वेश्चन में ओवरनाइट है। हमें पता है कि जो लोन दिया जाता है इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। ओवरनाइट लिक्विडिटी हम एमएसएफ और रेपो रेट को एक ही चीज मान सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन में नहीं है जब, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? रेपो रेट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेपो दर। रिवर्स रेपो रेट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जान लीजिए क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट कभी क्या होता है, मोटे रूप से समझ आ रहा हूं, ऊपर से इकोनॉमी जो समझ आ सकती है आपको वो ये है, जब बाजार में यानी कि मार्केट में यानी कि बैंक मार्केट में जब धनराशि ज़्यादा हो जाती है, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो अब सबको पता है कि जितना ज़्यादा धन, जितनी ज़्यादा करेंसी देश भर में बाहर ज़्यादा होगी उतनी करेंसी की वैल्यू कम होगी। तो जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो आरबीआई क्या कहता है कि भाई वो पैसा ना हमें उधार दे दो, वो पैसा हमें उधार दे दो। वो उस उधार देने वाली रेट को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कब होता है? जब रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों को लोन देता है या फिर बैंकों से वो पैसा उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बैंकों से आरबीआई उधार लेता है। अब इसका उधार लेने का मकसद तो आरबीआई का यही है कि हमारी करेंसी को मजबूत बनाए रखना, ज़्यादा मार्केट फ्लो होगा तो करेंसी गिरेगी, उसको मजबूत बनाए रखना। और यहाँ पे फ़ायदा बैंकों का ये हो जाता है कि उनसे पैसा आरबीआई ने लिया है तो उनको रेपो रेट, ये ब्याज दर मिलता है, तो उस ब्याज से उनका मुनाफा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट पता हो गया। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिससे हम जैसे लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जून 2021 दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट बस। जो हमारी डीटीसी की बस चलती है, देख लीजिए डीटीसी जूनियर क्लर्क,
ये एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित ये क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर में। तो डीटीसी की जो बसेस चलती है उनका रियल टाइम एक्सेस एक ऐप में मिल जाएगा। तो उसकी पार्टनर वो जो टेक्नोलॉजी है कौन प्रोवाइड करवाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गूगल के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 पे, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। अब एक स्ट्रेट होता है और एक होता है हमारा इस्थुसमस। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रेट, दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है हमारा क्या होता है स्ट्रेट, और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है इस्थुसमस, इस्थमस, सॉरी बोलने में गड़बड़ हुई, इस्थमस। ठीक है, अब इसको क्या होता है समझिए, दोनों चीज समझनी जरूरी है। ये आपको पता है भारत का निचला हिस्सा है, ये कन्याकुमारी है यहाँ पे, ये निचला हिस्सा है। और ये आपको पता है ये दूसरी एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। ये क्या है श्रीलंका, और ये क्या है इंडिया, इंडियन लैंड है, मेन लैंड है। और आपको पता है यहाँ से रामेश्वरम से एक हमारा राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज भी वेस्टर्न मीडिया कह देती है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये है बे ऑफ बंगाल और ये है इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ने वाली धारा, नैरो पैसेज क्या है, वो ये है, ये पानी सारा, ये जो पानी है ना, ये जो यहाँ पे पानी है, ये बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जोड़ता है। इस चीज को क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। यानी कि जो एक नैरो पासेज है, वाटरवेज है, पानी का जो नैरो रास्ता है, एक संकरा रास्ता पानी का है, जो दो बड़े महासागरों को तो नहीं जरूरी नहीं है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता हो, जैसे बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है। इन दोनों को जोड़ने वाला, बहुत बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले को क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। और इस स्ट्रेट का क्या नाम है, पाल्क स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का क्या नाम है, पाल्क स्ट्रेट। तो किसको, दोनों को, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला कौन है, पाल्क स्ट्रेट। अब इस्थमस क्या है, ये एक इसके साथ क्या चीज है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए, अभी है नहीं ऐसा, और इंडिया ठीक है, इंडिया और ये श्रीलंका होता और ये कनेक्टेड रहता, ये जो लैंड है ना ये कनेक्ट रहता। तो इस लैंड को, अब ये क्या है, ये बिगर लैंड है, ठीक है, मेनलैंड एरिया है, ये भी मेनलैंड एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, भूमि का बहुत बड़ा एरिया है। तो इन दोनों भूमि को जोड़ने वाला एक जो रास्ता है, ये भी लैंड एरिया, पानी का नहीं, जमीनी रास्ता है, इसे कहते हैं इस्थमस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर नैरो पानी का रास्ता है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं, नैरो अगर हमारा जमीनी रास्ता है तो उसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। अब क्या हमारा जो एडम्स ब्रिज, यानी कि जो राम सेतु, एडम्स ब्रिज क्या ना एक अपमान है, तो राम सेतु क्या इस्थमस है, राम सेतु पूरी तरह से अब नहीं है, कई कई जगह से टूटा हुआ है, और वो एक ब्रिज था, वो एक क्या था, ब्रिज था, दोनों को जोड़ के बनाया गया एक ब्रिज था। तो वो इस्थमस नहीं कहलाया जाएगा, वो ब्रिज ही कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इन अप्रैल 2021 हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिलने वाला डॉक्टर कृति करनाथ, डॉक्टर कृति करनाथ को ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला था। पहली भारतीय बनी थी, फर्स्ट वुमेन बनी थी और फर्स्ट एशियन भी बनी थी ये, जिनको वाइल्ड वुमेन अवार्ड से सम्मानित, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित करा गया था अप्रैल 2021 में। तो कृति करनाथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है। ये आपके लिए एक डेटा लेके आया हूँ जिसमें आपको स्पीड अब पूरी डेटा पता चल जाएगा कि भाई पानी में, समुद्री जल में एक 1531 मीटर पर सेकेंड, डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड, इथेनॉल में 1203 और मिथनॉल में 1107 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ध्वनि चलती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे ज्यादा किस पे चलती है, सी वाटर पर चलती है। और ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड दो चार चीजों पे करती है। टेम्परेचर पे करती है, एक तो टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे 25 डिग्री फिक्स कर दिया। अब किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करेगी।
एक इस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉन्यूमेंट स्टेट इज करेक्ट। फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, की मोनेस्ट्री या फिर काय गोम्पा। ठीक है, काय गोम्पा, इसको क्या कहा जाता है, काय गोम्पा कहा जाता है। और आप लोगों ने अगर ट्रैवल करा है, घूमे फिरे हो या फिर नहीं गया है तो, या फिर किसी का मन है स्पीति वैली जाने का, तो एक तस्वीर जरूर देखी होगी, एक स्पीति नदी जा रही है और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री, एक जो एक पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे, पहाड़ी है उसकी चोटी पे एक मोनेस्ट्री बनी हुई है, बहुत सुंदर दिखती है। तो वो है हिमाचल में है, ये स्पीति वैली में है। और लाहौल स्पीति जो हमारी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, तो और इंडिया गेट दिल्ली का तो आपको पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं और 40वां क्वेश्चन फिर से हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ये क्या होता है? सीधी सीधी बात है भाई, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? कभी भी हमें घाटा कब होता है? जब हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और हमारी आय कम होती है, तभी हमें घाटा होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, हमारा फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, तो हमारा जो खजाना है, मान लीजिए घर का खजाना है, वो उसमें घाटा कैसे होता है? हमने कमाया कम, खर्च ज़्यादा किया। तो ये भी पूरे देश का भी वही है, देश का रिवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ। इसका दूसरे तरीके से कैसे दिखाया जाता है कि भाई एक घाटा होने के बाद अब क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो क्या करते हैं, हम उधार मांगना शुरू करते हैं। तो उसमें हमारा देखता है जो नेट बोरोइंग एट होम, घर में कितना कर्जा लिया हुआ है, आरबीआई से कितना कर्जा लिया हुआ है, और उसके बाद विदेशों से भी कितना कर्जा लिया हुआ है, इन तीनों को अगर जब जोड़ देते हैं तब ये बन जाता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बन जाता है, सकल राजकोषीय घाटा बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारी डिटेल क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन तो काफ़ी सारे साथियों की थोड़ी ये बात आज के जो कमेंट पढ़े उसमें यही आई थी कि थोड़े से क्वेश्चन इंप्रूव कर दिए, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा करिए। तो अपनी तरफ से एक क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि हमारे एक साथी ने कमेंट करके भी बताया था कि इन 20 क्वेश्चन में हमें लगभग 100 क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो वही मेरा मोटिव रहता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 चीज़ें आप लोगों को बता के चलूँ, ताकि आप लोगों की सारी डिटेल पूरी हो जाए, सारी समझ आप लोगों को पता चल जाए, छोटी से छोटी डिटेल। तो उम्मीद है आज का सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रही हो, कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, सुझाव भी अपना कमेंट करके बताना। और ऐसे ही बने रहो, लगातार वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। अपना साथ बनाए रखो, पढ़ाई जारी रखो, और मेहनत करके आपको सफलता मिले, यही हमारी इच्छा है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।